नमस्कार। देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों को मेरा प्रणाम। मैं गोपाल कृष्णन। देश के समस्त पूर्व सैनिकों को, जैसे जवान को सोशल मीडिया के जरिए ये पता चल चुका है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेतृत्व में दिल्ली की जंतर मंतर पे 23 जुलाई 2025 को 23 जुलाई 2025 को एक रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जो रोष प्रदर्शन साथ साथ सांसद घेराव भी होंगे। इसके लिए जो मेमोरेंडम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की टीम, जो माननीय रक्षा मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपा गया है, और जो मेमोरेंडम सौंपा गया है वो उन कार्यालयों का मोहर लगाकर सबका संघर्ष सबका सैनिक संघर्ष कमेटी सोशल मीडिया में प्रसार भी किया गया है। सभी ने देख ली। इसके अलावा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की टीम दिल्ली में पहुंचकर बीजेपी का जो कार्यालय जो है, प्रेसिडेंट जो बैठता है, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट जो बैठता है वहां पर, कांग्रेस का प्रेसिडेंट जहां बैठता है वहां पर, आम आदमी पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी और जनता दल पार्टी, और जो दिल्ली के अंदर सारे जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, तो उसी के अंदर उन्हीं का लीडर भी रहता है, वो सांसद। तो सांसद को मेमोरेंडम देने वाला काम हर राज्यों में भी किया और साथ साथ दिल्ली में भी किया। एक ताजुब की बात है, एक मजाक की बात सोचो। बीजेपी का कार्यालय में, जो पार्टी कार्यालय में हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का टीम पहुंचा, तो उन्होंने बोला आप सैनिक प्रकोष्ठ को दो, मतलब बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ को दो। तो सैनिक प्रकोष्ठ किसका है आप सब जानते हो। और बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ तो पूर्व सैनिक सेवा समिति भी है, बहुत बड़े बड़े अफसर लोग रहता है इसमें। जनरल वीके सिंह साहब है, और हमारा कादियान साहब है, जो कि वो अभी प्रेजेंट में रक्षा सेक्रेटरी सलाहकार है। कई अफसर उन्हीं का है। उसका बाद कांग्रेस का ऑफिस में गया तो उन्होंने भी बोला आप अपना सैनिक प्रकोष्ठ को दो, जो कर्नल रोहित चौधरी साहब सैनिक प्रकोष्ठ डील करता है। तो राजनीति देखो कैसे जा रहा है। लेकिन अपना मेमोरेंडम को लेने में राजनीति पार्टी का सांसद भी, उनको भी हाथ काम रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ने कौन सा गलत मांग किया है, हमने तो जायज मांग किया है। हमारा साथ में जो विसंगति हुआ है उसको ऊपर उसका बारे में उसको अंदर विस्तार विवरण दिया है। पिछले एक साल जंतर मंदिर में जो आंदोलन चला, तभी भी बैनर के जरिए, मेमोरेंडम के जरिए सरकार को यही हम समझाते रहा। अभी भी जो वही है, जो हमारा एक वर्ग को हर चीज से मिलता है वो आगे हमारे को रखता है, लेकिन जब फायदा मिलने वाला बात होता है तो उस टाइम पर हमारे लिए नहीं है। और एक बात ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे जो मेमोरेंडम जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री का जो दफ्तर में पहुंच गया, तो वो लोग उसको रद्दी में उठा के नहीं फेंकता है, आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए। जो कि वहां से होम मिनिस्ट्री में सर्कुलेट होता है, समस्त राज्यों को पुलिस को संकेत किया जाता है, और हमने जो भी भाषण में ये दे रहा है ये तक जो सर्विलांस में है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का समस्त नेता को सर्विलांस करके रखा है और हर हरकतों को देखता है। कोई बात नहीं, ये तो हमारा एक सिक्योरिटी संविधान है, देश का होना भी चाहिए। हम देश विरोधी काम तो नहीं कर रहा है, हम देश का सेवा किया है, अभी भी देश का सेवा करने के लिए तैयार है। और जो देश का सेवा जो कर रहा है, जो सेवारत सैनिक, वो भी हमारा परिवार है और वो भी हमारा रिश्तेदार है, वो भी हमारा घर का है। लेकिन हमारा साथ में क्या क्या विसंगतियां हुआ है, जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जैसे 6th सीपीसी जब आया था, उसी में पहले बार हमारा जो एमएसपी लाया गया, लेकिन एमएसपी
एक इक्वल अलाउंस थे, जैसे इक्वल अलाउंस जो होता है, जैसे हमारा फिक्स्ड मेडिकल डिपोजिट, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो होता है एफएम में, जो पेंशन का साथ में हर महीने 1,000 रुपये दिया जाता है, वो 1,000 रुपये है। वो सिपाही का भी 1,000 है, जेसीओ का भी 1,000 है, हवलदार का भी 1,000 है, और जनरल का भी 1,000 है। और डीए का घोषणा करता है, मान लो 6 मंथ में, वो भी परसेंटेज, अगर 2% है या 1% है या 4% है, तो उसी में भी ऑफिसर के लिए 10% और जवान के लिए 1% ऐसा नहीं होता है, वो भी परसेंटेज इक्वल हो जाता है, और अपना अपना बेसिक पेंशन के हिसाब से वो मिलता भी है। तो हर इक्वल अलाउंस को इक्वल अलाउंस रखना चाहिए था। उसी हिसाब से हमारा जो जोखिम अलाउंस जितना भी होता है, जान का खतरा वाला अलाउंस सेना के अंदर जो सेवारत सैनिकों को जो दिया जाता है, उसी के साथ में भी जो किसी का अंग, अफसरों का अंग बहुत कीमत का है और हमारा अंग कीमत का नहीं है, इसी जैसा नहीं होता है। और जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहां पर अफसरों को भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और वहां पर जवानों को भी नहीं मिलता है। तो जो अलाउंस मिलना है, तो उसमें भेदभाव होना नहीं चाहिए। अलाउंस अफसरों के लिए जो उनका बेसिक पे है, जितना 1,000 रुपये करना है सरकार करे, जो कि वो उन्होंने पढ़े लिखे है, उन्होंने मेहनत करके अफसर बना है। इसका मतलब ये नहीं है सारे अलाउंस के ऊपर भी भेदभाव करें। अब ये सब सरकार के सामने हमने रखे हैं, कई सालों से रख रहा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। अब 6th सीपीसी जब आया और उसी अलाउंस को भेदभाव के साथ में दो हिसाब से बांट लिया। उसी में अफसरों के लिए उस टाइम पर 6th सीपीसी में 5,200 रुपये थे, और जवान जेसीओ के लिए और एमएनएस के लिए 1,000 रुपये रखा गया। लेकिन सिविल अफसरों ने 6th सीपीसी का उस परिभाषा को, इक्वल अलाउंस को इसी जैसा करना गलत है करके समझाया। पहले बार हमारा सरकार जो सीपीसी का रिपोर्ट होते हुए भी सरकार ने अपना तरफ से 1,000 रुपये को 2,000 रुपये कर दी। जवान जेसीओ का एमएसपी को 6th सीपीसी में 1,000 रुपये का रिकमेंड थे, उसको 2,000 रुपये कर दिया। लेकिन 2,000 रुपये करने के बाद बाहर जैसे आया हमारा जो देशीय संगठन, जितना बड़ा बड़ा संगठन होता है, अफसरों का नेतृत्व में चलने वाला संगठन, वो लोग बैठता है ना वहां पर, उनका अफसरों ने अफवाह फैला दी, अपना नीचे वाके अपना जवान जेसीओ को जो भी मीटिंग में बता दी। हम लोगों ने 1,000 रुपये था जवान जेसीओ को रखा गया था, हम लोगों ने लड़के उसको 2,000 कर दिया गया। दो वाई 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 आ रहे हमारा साहब। लेकिन हुआ क्या है, वहां पर सिविल अधिकारी ने, सिविल जो सेक्रेटरी ने उसी को पर अंगली निकाल लगा दिया, सरकार ने उसको मंजूरी दे दी। 1,000 रुपये का 2,000 ही कर सकता है, 100% ही तो बढ़ा सकता है, और उससे आगे तो नहीं बढ़ा सकता ना। भेदभाव तब से शुरू हुआ, और इसका आवाज आवाज शुरू हो गया। ये भेदभाव जो मैंने जो बताया है, ये भेदभाव के बारे में जो एक्स-सर्विसमैन को बीच में जो आवाज उठा, तब जो 7th सीपीसी का समय पर इसको बढ़ोतरी होना भी था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट दिल्ली में केस डाल दी, और केसें जितना चला था, हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, उसका पिटिशनर जो है वो जेसीओ जवान है। व्हाट्सएप ग्रुपों में आता है, हमारा तारीख है, आज फैसला होने वाला है, आज एमएसपी पे फैसला होंगे, इसी जैसा जो व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूबों के ऊपर हमने सुना है होने वाला है। क्योंकि उसके अंदर हमारा जो जेसीओ जवान उसी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो सोचता है हमारा पिटिशनर बहुत बड़ा हीरो है। लेकिन उस पिटिशनर पूरा सेलेक्टेड पिटिशनर था, उसको पता भी नहीं है कुछ पिटिशनर को, मैं इस केस में पिटिशनर है, सेलेक्टेड पिटिशनर, अफसरों का संगठन का सेलेक्टेड पिटिशनर। और सरकार भी जो 7th सीपीसी में यही कहा, जो एमएसपी का केस कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट जो फैसला करेंगे उसी जैसा करने के लिए जो हमारा वर्तमान सरकार तैयार है। कई राज्य मंत्रियों ने इसको ऊपर टिप्पणी दिया है, सभी ने सुना भी है, जो कि वो देना नहीं है, इसलिए उसको कोर्ट में ले जाकर डाला था। जैसे जो 8 सीपीसी का आसपास पहुंच गया, तब तक 10 साल हो गया उस केस को, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दी। अब उस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो वही सेलेक्टेड
नेता, जो ही सिलेक्टेड नेता, उन्होंने फिर फैसला कर दी और उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में डाल भी दिया। अब 8 सीपीसी में भी सरकार को यही कहने का मौका दिया, जो कि ये केस एमएसपी का जो केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेंगे वो करने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि कोर्ट में जो केस चल रहा है तो उसको फैसला तो कर ही नहीं सकता है, एक कमीशन का कमिटी उसको ले भी नहीं सकता। इसलिए एमएसपी का बारे में तो एक हिसाब से भूल ही जाओ, जो कि इसके ऊपर चालाकी से काम चल रहा है। और जो भी अफसर का संगठन है उसी में भी पीवीओआर रहता है, नेता तो वही होता है, लेकिन वो अपना हक के लिए काम नहीं करता है। बहुत मीटिंगें हर राज्यों में चल रहा है एक्स-सर्विसमैन का, 5000 से ऊपर एक्स-सर्विसमैन भी है, और किसी भी एक्स-सर्विसमैन अपना हक का एक मेमोरेंडम, एक बैनर बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। चिट्ठी पत्र से कोई काम नहीं चलेगा, ये आपको सबको पता होना चाहिए। हमने देखा है जो फर्स्ट ओआरओपी जब आया था, उसी में 2014 के बाद जो भी रिटायरमेंट हुआ है, पीएमआर, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उनको अलग रख दिया गया, उसको दिया ही नहीं। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के अंदर जो ओआरओपी का रूल था उसको ऊपर पानी डाल दी और अफसरों को भी लागू कर दी, जो कि कोश्यारी कमेटी के हिसाब से सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक रैंकों को ही ओआरओपी मिलता है, उन्हीं के ही हक है। लेकिन उसको ऊपर क्या कर दिया है हमें पता नहीं है। अफसरों को भी ओआरओपी 1, 2, 3 सब मिल गया। और ओआरओपी 1 के अंदर आपने देखा हमारा जेसीओ का, जो हमारा जेसीओ रैंक था उसका तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, 0। क्योंकि कह रहा है जेसीओ तो पहले से ही ज्यादा ले रहा है, लेकिन अफसरों को जो मिला है उस टाइम पर ये ओआरओपी 1, तो इसका मतलब अफसरों को कम दे रहा था, बेचारा बहुत मुश्किल से कम लेके गुजारा कर रहे थे। उसके बाद ओआरओपी 2 जब आया, अभी आपने सब देखा, 6 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक अफसरों को एरियर का साथ में बढ़ोतरी था। लेकिन जैसे उसको उनका जो टेबल वो रिफंड के ऊपर आ गया। ठीक है, सिपाही से लेकर हवलदार तक तो थोड़ा कुछ तो मिल ही गया है, ओआरओपी 1 में भी मिला है, 2 में भी मिला है, ये नहीं बोल रहा हूं नहीं मिला, क्योंकि उनका हक है, मिलना चाहिए। लेकिन जेसीओ का भी तो हक है, लेकिन जेसीओ को तो ओआरओपी 1 में भी नहीं दिया, 2 में भी नहीं दिया। और ओआरओपी 3 जब आया तो आप सभी ने देखा है, अफसरों ने कई सालों से मांग कर रखा था एनएफयू, वो कोर्ट में केस भी उन्होंने डाल कर रखा था, चुपके से उन्होंने एनएफयू लागू कर दी। और अफसर का जो ओआरओपी का जो पेंशन जो है वो अपना बढ़ गया। मतलब जो निचले रैंक का जो अफसर को और ऊपर वाला अफसर दोनों का पेंशन बराबर हो गया। लेकिन हमारा जो हवलदार तक थोड़ा कुछ मिल गया, क्योंकि जंतर मंतर का आंदोलन 1 साल तक चला था, उसी की वजह से हवलदार तक के रैंकों को जो कुछ थोड़ा कुछ मिलना मिल गया। लेकिन जेसीओ के लिए फिर वही ओआरओपी 3 में उनका साथ वही किया। जेसीओ में एक रैंक लेकर आया था 2006 में, 6th सीपीसी में, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, एक डमी रैंक, टेबल ही नहीं है उसके लिए। पेंशन टेबल जो हमारा कम से कम 350 पेजों में बनता है पेंशन टेबल, उसी के अंदर ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर के लिए एक कॉलम ही नहीं है, एक पेज भी नहीं है। फिर ऐसी डमी रैंक देने का क्या मतलब है? तो हमारा साथ में जितना भी व्यवहार हुआ है, भेदभाव हुआ है, यही भेदभाव और व्यवहार का बारे में ही मेमोरेंडम में लिखा है और सरकार को सौंपा है। देश में कई संगठन बना है, पीवीओआर का वेलफेयर को सरकार से दिलाने के लिए तो बना है। हर संगठन अपना बायलॉ तो इसी के लिए बना के रखा है। लेकिन जंतर मंतर में जो पीवीओआर का आवाज उठ रहा है, वो सारे संगठन के अंदर पीवीओआर है, उन्हीं का आवाज है। आपको सबको पता है, जो स्टूडेंट्स अपना कॉलेज में स्कूलों में हड़ताल कर रहा है, तो उन्होंने स्टूडेंट एकता जिंदाबाद का नारा लगाता है, वो सभी इकट्ठा हो जाता है। हर राज्यों में यही मैंने देखा। और कर्मचारी यूनियन ने अपना आंदोलन अगर चला रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी यूनियन, वो कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद बोलता है। तो पीवीआर एकता जिंदाबाद क्यों नहीं होता? डिफेंस सिविलियन भी तो होता है, उनका भी कर्मचारी यूनियन है,
उनका भी अधिकारी का यूनियन अलग अलग है। तो हमारा जो डिफेंस से जो हमने यूनिफॉर्म में नौकरी करके आया हुआ है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाला जो यूनिफॉर्म पहन के नौकरी किया, हमारा जो कंट्रोलिंग हमारा अफसर का हाथ पे है, और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हीं के लिए वही है। और उनको जो राजनीति में जाना है, गवर्नर बनना है, और उनको मंत्री बनना है, और उनको पार्टी से टिकट मिलना है, तो वो अपना काम कर रहा है। लेकिन उसमें हमको क्या फायदा मिला? हमारा हाथ में कटोरा दे दिया और हमें सड़क में खड़ा कर दी, और हमारा ही वेलफेयर का घोषणा करके वो पूरा वेलफेयर कमेटी बना कर रखा है। हर राज्यों में मीटिंग चलता है, लेकिन हर राज्यों में मेंबरशिप लेके हमारा पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, लेकिन हमारा आवाज जंतर मंतर में उड़ रहा है। हमारा मांग, पीबीओआर का मांग, जेसीओ जवान का मांग सरकार के सामने रखा है। सभी आदमी जंतर मंतर में नहीं पहुंच सकता है, हम जानते ही है। जो कि अगर मान लो साउथ से, अगर मान लो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इसी साउथ स्टेटों से अगर लोगों को अगर जंतर मंतर पहुंचना है, तो उनको 3 दिन ट्रेन के अंदर बैठना पड़ता है जाने के लिए, और ट्रेन के अंदर 3 दिन बैठना पड़ता है आने के लिए। रिजर्वेशन का प्रॉब्लम भी होता है, और 1 दिन का आंदोलन भी करना पड़ता है। 1 हफ्ते का जहां भी वो काम कर रहा है, वहां से 1 हफ्ता वो निकलना पड़ेगा। और जो भी वो नौकरी कर रहा है, किसी भी अफसरों को अंडर में सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी करता होगा, तो वहां से 1 हफ्ते का छुट्टी तो मिलेगा नहीं है, क्योंकि संविदा पर होता है। और दूसरी बात है, अगर वो छुट्टी लेकर वो जंतर मंतर में गया करके पता चलने से उसका हाथ से वो नौकरी भी छीन लेंगे, उनको तो रोड में खड़ा कर देंगे वो कटोरा देके। इसलिए ये जो काम है, ये भी इतना आसानी से हमारा पूर्व सैनिक कर भी नहीं सकता। लेकिन संगठन तो हर राज्यों में बना है। कम से कम मेमोरेंडम, एक बैनर तो लगाकर अपना राज्यों का किसी भी जगह पर खड़ा होके जंतर मंतर आंदोलन का समर्थन में हमारा आंदोलन चल रहा है करके 1-2 घंटे के लिए कुछ नारा तो लगा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। कुछ संगठन ऐसे सोचता है, जो देशीय संगठन है, अफसरों से जुड़ा हुआ संगठन है, जो वेटरन 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 नाम पर जो संगठन बना कर रखा है, जिस नाम जो संगठन बना हुआ है उसके अंदर जो वेटरन 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 नाम अगर आपको दिखाई दे रहा है, वो सब अफसर हेड का संगठन है। लेकिन हमारे बारे में जो आवाज उठता है, उसी का सपोर्ट में अपना अपने राज्यों में खड़े होके कम से कम आवाज उठा सकता है। जो कि वहां पर पहुंचने में जो दिक्कत था, मैंने आपको पहले बताया, कम से कम इतना तो कर सकता है। लेकिन उसी के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा करके नारा लगाकर बैठा हुआ है, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं नारा लगाकर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। देखो, अपना जो हक है हम खुद मांगना है। कर्मचारी यूनियनों का रोज प्रदर्शन चल रहा है। 8th सीपीसी घोषणा तो जब सरकार ने कर दी, चुपचाप बैठ गया, जो कि उनको दिल्ली का इलेक्शन था, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी। क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन महत्वपूर्ण होता है, जो कि दिल्ली में ही केंद्र सरकार का हर मंत्रालय रहता है, और कम से कम 5-10 लाख तक का केंद्रीय कर्मचारी रहता है वहां पर। इसलिए दिल्ली को इन्होंने इलेक्शन को देखते हुए जो 8 सीपीसी का ऐलान कर दी, लेकिन चुप ही है, अब उस जगह पर सोया पड़ा हुआ है। अब 8 सीपीसी को निवेदन देने के लिए अपना पिछले जितना भी हमारा पिछले पे कमिश्नरों में कितना भी विसंगति हुआ है, उस विसंगतियों को निकालकर जो केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने जंतर मंतर पर रोज एक एक यूनियन आके आंदोलन कर रहा है। आज का दिन, आज 16 जुलाई 2025 है, आज के दिन भी जंतर मंतर के अंदर कर्मचारी यूनियन का आंदोलन हुआ है। उन्होंने मेमोरेंडम सौंपा है, और साथ साथ वो 8th सीपीसी में उनका पिछले सीपीसी में जो किया हुआ जो भेदभाव होने नहीं देंगे के नारा लगा रहा है। पीएसयू भी वहां पर आके धरना देकर जा रहा है। हर रोज जंतर मंतर में धरना है, लेकिन पूर्व सैनिकों का जो हजारों संगठन हर राज्यों में होते हुए भी चुप बैठा हुआ है। 8th सीपीसी में क्या मिलेगा, सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा, यही सोच के बैठा हुआ है। लेकिन आप हमारे लिए जो मांग कर रहा है वो हमारा अफसर, उन्होंने 7th सीपीसी में तीनों सेना प्रमुख ने बता दिया, हम 2.57 फिटमैन फैक्ट से संतुष्ट नहीं है। 1 साल तक जेसीयू जवान को लेकर सेवारत अफसरों ने अपना जगह पर जो मौन व्रत कर दी, बंद कमरे में चर्चा कर दी, सरकार को बताया 10,000 ऑफिसर
सेना में कम है। कमीशन लेने के लिए अफसर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेना में जो अफसरों का स्वास्थ्य सुविधा कम है, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं है, पेमेंट कम है, इसलिए नहीं आ रहा है। इसलिए 10,000 जो सेना के अंदर 10,000 अफसर कम है। उस अफसरों ना होने की वजह से जो प्रेजेंट अफसरों का वर्कलोड भी ज्यादा है, उस तुलना में उनका तनख्वाह बहुत कम है। इसलिए 7th CPC का जो फिटमेंट फैक्ट उनके लिए अलग करना पड़ेगा। जेसीओ जवान को भी साथ में रखा था, लेकिन सरकार के साथ में सौदा कर दी, बंद कमरा में चर्चा कर दी, बोल दिया। उसके बाद 3.57 उनके लिए कर दी, 2.57 जो हमारा 2.57 जो हमारा रखा गया था पहले से ही, जो हमारा जेसीओ जवान को ही लागू कर दी। और आने वाला पे कमीशन जब आया, जो अफसरों को भी, जो उसके अंदर OROP जो 1, 2, 3 जब निकल के आया था, जैसे वो OROP आ गया, तो जो भी रिटायरमेंट होकर आ रहा है, उनको जैसे OROP का स्केल मिल रहा है, तो पिछले अफसरों को भी उसी जैसा मिलना भी शुरू हो गया। लेकिन हमारे साथ में क्या किया? तो ये सब देशीय संगठन में बैठा हुआ हमारा रैंक का जो नेता है, ये चुपचाप अपने जगह पर बैठता है, वो अपना काम चला के जाता है, अपना पीढ़ी को नहीं देख रहा है। फैमिली पेंशन का ऊपर देखो, फैमिली पेंशन को कैसे बना कर रखा है। अफसर का डेथ अगर हो जाने से उनका जो वाइफ को मिलने वाला पेंशन में कोई कटौती नहीं है, और परसेंटेज ज्यादा बढ़ के मिलता है। लेकिन जवान जेसीओ का अगर डेथ हो जाता है, अगर पेंशनर का, तो उनका वाइफ का पेंशन एकदम कटौती होके आधा हो गया। बहुत बड़ा भेदभाव करता है। डिसेबिलिटी पेंशन का देख लो, रिमोट में जहां पर जो अलाउंस मिलना चाहिए, जो अफसरों को जो बेसिक पे मिलता है, उसी के ऊपर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, जो कि उनका रैंक के हिसाब से उनका बेसिक पे बढ़ना चाहिए। लेकिन जहां भी जोखिम है, जहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वह अफसरों को भी नहीं मिलता है, हमको भी नहीं मिलता। जहां ज्यादा ठंड लगता है, उस जगह पर अफसरों को भी ठंड लगता है, हमको भी लगता है। जो कि उस जगह पर जो अलाउंस जो है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर यूरोपियन देशों के अंदर ऐसे होता है। तो जो हमारा हक है, हम अपना हक मांगा है, हकों पर हाथ रखा हुआ है और दबा कर रखा है, सरकार को गुमराह करके रखा है। सरकार भी उनका साथ इसलिए मिल रहा है, जो कि ये फाइनेंशियली इसमें लाभ है उनको। लेकिन एक वर्ग को फायदा देने में सरकार तिजोरी खोल खोल कर डालता है, वो तिजोरी को लूट रहा है वो। आप देखिए अफसरों का CAG रिपोर्ट निकल के आया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट निकल कर आया था, उसमें 40% ऑफिसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है करके उन्होंने घोषणा कर दी, वापस लेने के लिए बता दी। उन्होंने जवानों को, जेसीओ को साथ में लगाकर धरना शुरू कर दी। बोला सेना का साथ में अन्याय कर रहा। क्या सेना का साथ में कहां अन्याय किया है? फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन कोई जेसीओ और कोई पीवी और रैंक में कोई भी रैंक नहीं ले सकता है, जो कि वहां पर ये देने वाला अफसर है। तो अफसर के साथ में अफसर, डॉक्टर अफसर को लिए मेहरबानी करना पड़ेगा, वो तो नौकरी के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका रैंक के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से। और मेडलों को देखो, हम लोगों ने वहां पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने वहां पर बैनर लगा कर रखा था, फर्जी मेडल अफसरों ने लेके जाता है। उसका नमूना उसके अंदर बिल्कुल प्रूफ के साथ में वहां पर बैनर लगा कर रखा है। हमारा जो बैनर जितना भी रोज रोज लगाता है, ये सब बैनर, इसका पूरा फोटोग्राफी, जो वहां का सिक्योरिटी डिटेल, मतलब वहां का खुफिया विभाग, क्राइम ब्रांच, CBI और अपना रक्षा मंत्रालय की टीम, सभी ने फोटो निकाल के लेके जाता है। इसका रोज रोज उधर वहां पर चर्चा होता है, लेकिन बैनर हटाने के लिए हमारे पास कोई आदेश नहीं आता। इसलिए नहीं आता है, उस बैनर में जो लिखा है वो जायज है, जो हम लोग ने कोई झूठ नहीं लिखा है, उसके लिए प्रूफ भी है। आज हमारा साथ में बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। हमारा भेदभाव विस्तार विवरण के साथ में सरकार को दिखाया है, सौंपा हुआ है, और हमारा काम है 23 जुलाई 2025 जो ऐतिहासिक दिन है, उस दिन जो जंतर मंतर पे अगर हम PBO और रैंक से निकला है, तो हमारा आवाज है, जितना हो सकता है उसमें आने का कोशिश करें। आओ आओ और अपना जो भागीदारी दो, हाजिरी रजिस्टर में अपना हाजिरी प्रसन्न दिखाओ। कम से कम जंतर मंतर का जो सिक्योरिटी वीडियोस के अंदर, सिक्योरिटी कैमरा के अंदर एक्स सर्विसमैन का वीडियो दिखाओ,
जो कि खलबली बचा हुआ है सरकार के पास। उनको पता है हमारा अफसर टीम उनको जाके बोलता है कुछ नहीं है, होने दो, गुमराह करता है। एक बात है हमारा, जो मैं केरल का रहते हुए मैं बताना पड़ता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ने फोन करके बोल रहा था, जो हमारा केरला का जो एक देशीय संगठन का नेता है, वो कह रहा है जंतर मंतर में जो आंदोलन जो 25 तारीख जो 23 तारीख को घोषणा किया है, वो पूरा खालिस्तान है, खालिस्तान उग्रवादी से जुड़ा हुआ लोग है, क्योंकि खालिस्तान उग्रवादी से जुड़ा हुआ लोगों को सरकार पेंशन देता है, ऐसे बोलता है वो अपना मन से नहीं बोल रहा है, उनको किसी ने गुमराह किया, क्योंकि किसी संगठन के अंदर वो बड़ा पद लेकर बैठा हुआ है, तो वो उस पद को संभालने के लिए उनको बात सुन रहा है, लेकिन वो उस बात को फोन से मेरे पास बता रहा है। देश की राजधानी में जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए परमिशन देता है, और वहां पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, सरकार को सब पता चलता है, और उस जगह पर बैठने के लिए जो भी नियम वहां पर खुफिया विभाग ने रखा गया है, वो सब धज्जियां उठा दिया, क्योंकि उनका काम तो डमी है, जीरो है, वो पता नहीं काम ठीक से नहीं कर रहा, जो कि यहाँ पर देशीय संगठन का नेता को पता चल गया वहां पर ये हरकत हो रहा है। इसी जैसा गुमराह करना और दूसरा का टांगे खींचना, यही काम करते रहता है। और किसी संगठन जंतर मंतर का आंदोलन का समर्थन में व्हाट्सएप में फेसबुक में कुछ सपोर्ट में लिख दी, तो उनका साथ में उनका टांग खींचने में लग जाता है। हमने देखा यही, और कई ऐसे संगठन है, उनका ग्रुपों के अंदर जंतर मंतर का आंदोलन का यूट्यूब मैसेज अगर आने से उसको डिलीट कर देता है। जैसे मान लो मेरा जो ये आवाज है, ये भी उसमें चले जा रहे थे, तुरंत उसको डिलीट कर देंगे। वो कहता है मतलब वो लोग सब, ये डिलीट करने वाला जो देशीय संगठन है, ये लोग सब इंडियन आर्मी में नौकरी किया है, बाकी जो आंदोलन वहां पर जो कर रहा है, ये चीन का या पाकिस्तान का आर्मी से रिटायरमेंट हुआ है, इसी सब जो भेदभाव जैसा बातें करता है। कम से कम अपने हक को जानो। अगर अपना हक मांगने के लिए डर लगता है तो फिर घर पे ही बैठो। लेकिन जंतर मंतर में 23 जुलाई 2025 को जो आंदोलन है, उस आंदोलन में जितना हो सकता है उतना आने का कष्ट करे, और हमारा नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।